हेलो एवरीवन, आई होप आप सबका सी ए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर जैन 21 का अच्छा गया होगा। तो लॉ के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। और मैं आज अकाउंट्स का क्वेश्चन एनालिसिस करने वाला हूँ, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ए का फर्स्ट क्वेश्चन था, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट सेल। तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अ सेल ऑफ शेयर नॉट अलॉटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन था, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज रिवेन्यू रिसिप्ट। तो ये ट्रू होगा। सिंस रिसीव्ड फॉर वर्किंग कैपिटल द अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, दैट्स रिवेन्यू रिसिप्ट। ये डे टू डे एक्सपेंसेस में यूज होगा, इसलिए ये रिवेन्यू रिसीट होगा। थर्ड क्वेश्चन था, द सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रीजंस लिखना मस्ट था, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आपका 1 मार्क्स ट्रू या फॉल्स पे मिलेगा और 1 मार्क्स आपके रीजंस पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 2 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करेंट। तो ये फॉल्स होगा, बिकॉज देयर आर 3 वेज ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट करेंट। फर्स्ट वन इज बाय इंटरेस्ट टेबल मेथड, सेकंड इज बाय मीन ऑफ प्रोडक्ट एंड थर्ड इज बाय मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस इन केस ऑफ बुक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कंसाइनी विल नॉट पास एनी जर्नल एंट्री इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड फ्रॉम कंसाइनर। तो ये आपका ट्रू होगा, एज कंसाइनी इज नॉट द ओनर ऑफ गुड। एज कंसाइनी गुड का ओनर नहीं है, तो वो जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा, ना गुड के आने का, ना कंसाइनी गुड अगर रिटर्न कर रहा है कंसाइनर को तो उसकी भी एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि कंसाइनी ओनर नहीं होता, ओनर कंसाइनर होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपका फॉल्स होगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर इशूड बाय ICAI। कॉर्पोरेट एंटिटीज आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेट एंटिटीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया जाता है ICAI के द्वारा। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बी का फर्स्ट था, कैपिटल कमिटमेंट क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर अ कंपनी कमिट टू स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक एक्सपेंडिचर होता है आपका प्रोजेक्टेड, जो एक कंपनी कमिट करती है कि वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे एक पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपेंड करेगी। तो नेक्स्ट है आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट। एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या होता है। एन एक्सपायर्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट has been recognized as an expense. This happens when an entity fully consume or receive benefit from cost. आपको ऑलमोस्ट ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो आपको ऑलमोस्ट इतना तो लिखना ही पड़ेगा, एल्स आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ICAI यही है। थर्ड वन है आपका फ्लोटिंग चार्जेस। फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है। फ्लोटिंग चार्जेस इज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट और लीन ओवर अ ग्रुप ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट एसेट that changes quantity and value. The asset used in floating charges is short term current asset, generally ये होता है। लास्ट वन इज ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस आपका सिंपल होता है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ऑब्सोलेट और आउटडेटेड एंड नो लॉन्गर इन यूज। जो नो लॉन्गर यूज में हो या डिक्लाइन, जिसके पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा हो टाइम टू टाइम, तो उसको ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का थ्योरी हो गया। अब हम आएंगे इसके प्रैक्टिकल पे, जिसका आप सबको भी वेट होगा आई गेस। तो पहला प्रैक्टिकल आपका था BRS, जो कि इस बार 4 मार्क्स का आया था, जो कि ऑलमोस्ट हर बार 10 मार्क्स का तो आता ही है, पर इस बार 4 मार्क्स का आया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का C। तो देखिए BRS ये मैंने इस तरह से बनाया है, क्योंकि मुझे इस तरह से पढ़ाया गया था, और जैसा कि मॉड्यूल में है और जैसा कि आप लोग जनरली इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो वो ऐड और माइनस करके पढ़ाते हैं। तो आप सबको समझ आया, इसलिए मैंने भी ऊपर शो कर दिया है। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 1,98,000, ये डेबिट बैलेंस होता है, ऐड करेंगे हम इसको। फिर बैंक चार्जेस मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे आप समझो ये हो गया कैश बुक, ये हो गया आपका पासबुक, ये हो गया आपका पासबुक। और जैसा कि आप सबको ये पता है कि कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है वो डिपॉजिट साइड होता है, और जो
क्रेडिट साइड होता है वो विड्रॉल साइड होता है। और सिमिलरली पासबुक का आपका डेबिट साइड होता है विड्रॉल साइड, और क्रेडिट साइड होता है आपका डिपॉजिट साइड। ठीक है, कैश बुक का डेबिट साइड हो गया डिपॉजिट साइड, और क्रेडिट साइड हो गया विड्रॉल साइड। सिमिलरली पासबुक का क्रेडिट साइड हो गया आपका, डेबिट साइड हो गया आपका विड्रॉल साइड, और क्रेडिट साइड हो गया डिपॉजिट साइड। तो बैंक चार्जेस, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बैंक चार्जेस डेबिट किए गए हैं बैंक के द्वारा, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो बैंक चार्जेस, जब बैंक चार्जेस बैंक के द्वारा एंट्री हुई होगी तो पासबुक में डेबिट करा गया होगा, लेकिन कैश बुक में उसे क्रेडिट करना था तो क्रेडिट करना हम भूल गए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट करा है बैंक चार्जेस, मतलब माइनस करा है, लेस करा है। थर्ड आपका था कि रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डेटर से हमें रिसीव हुआ है लेकिन 31 दिसंबर को, बट हम लोग ने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं करा है। तो हमने मान लो डेटर से रिसीव करा तो बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा होगा, यानी बैंक ने क्रेडिट करा होगा हमारे अकाउंट में, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, यानी कैश बुक के डिपॉजिट साइड डेबिट साइड हमने कुछ एंट्री नहीं दिखाया। तो कैश बुक के डेबिट साइड हम 1 लाख दिखा देंगे जो कि ऐड होगा। और थर्ड एंट्री था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड आपका होता है कि हमने किसी को चेक इशू कर दिया लेकिन वो पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का सिंपल मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने किसी को चेक इशू कर दिया, हमने किसी को चेक दे दिया और उस चेक को वो बैंक से जाकर विड्रॉ करवा सकता था, पर उसने चेक को प्रेजेंट नहीं करा बैंक में, पर हमने उसे इशू कर दिया था, इसलिए हमने उसे अपने विड्रॉल साइड क्रेडिट साइड दिखा दिया, लेकिन उसने बैंक में तो प्रेजेंट करा नहीं, तो हमारा कैश बुक क्रेडिट हो गया लेकिन बैंक डेबिट नहीं हुआ था। तो इसको सही करने के लिए हम लोग वापस उल्टे साइड एंट्री करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 45,000, तो इसीलिए हमने डेबिट करा है 45,000 से, और ये ऐड होगा। फिर चेक रिसीव्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, मतलब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं करा है, मतलब चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में और बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं करा है, मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया और हमने डेबिट साइड दिखा दिया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं करा है हमारे अकाउंट में, तो डेबिट साइड हमारा बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो हमने चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 25,000 क्रेडिट करा है, यानी लेस करा है। फिर उसके बाद था चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर, मतलब हमें चेक रिसीव हुआ पर वो चेक डिसऑनर हो गया। तो चेक जब हमें रिसीव हुआ होगा तो हमने उसे डेबिट कर दिया होगा क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ है, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, तो हमने डिपॉजिट साइड बढ़ा दिया होगा, और डिसऑनर हो गया तो उसे हमें हटाना होगा डेबिट साइड से, तो हम उसे हटाकर क्रेडिट कर देंगे। तो चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर 5,000 से क्रेडिट होगा, यानी लेस होगा। फिर इंस्ट्रक्ट फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक, बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो पेमेंट कर दे 31 दिसंबर को, बट बैंक ने किया 1 जनवरी को, यानी 31 को बैंक को दिया गया कि वो पेमेंट कर दे, तो 31 को कैश बुक में हमने क्रेडिट दिखा दिया होगा, यानी विड्रॉल साइड दिखा दिया होगा कि पेमेंट हो गया है, लेकिन बैंक ने किया 1 जनवरी को, तो हमने 31 को दिखाया, हम 31 का बना रहे हैं, तो हमने 31 को क्रेडिट साइड हमारा बढ़ा हुआ दिख गया, जबकि बैंक ने डेबिट साइड नहीं दिखाया था, तो हम इसे सही करने के लिए डेबिट करेंगे, तो ये 4,000 से डेबिट होगा, ऐड हो जाएगा। और जब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा 2,83,000। अब इसका पार्ट 2 मैं कुछ देर में ही अपलोड कर दूंगा, ऑलमोस्ट उसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, बस उसकी वीडियो बनानी है। होप समझ आया होगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है कि मैंने थोड़े उतने अच्छे से नहीं समझाया होगा, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। थैंक यू।